स्वागत करता हूं मैं आप सभी छात्र एवं छात्राओं को आपका अपने ही यूट्यूब चैनल स्ट्रगल आर्ट्स क्लासेज में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच में दिगंत भाग 2 हिंदी का यानी 12th का जो हिंदी होता है उसी दिगंत भाग 2 का चैप्टर 1 जो चैप्टर है बाल कृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया। उस चैप्टर का टाइटल है, शीर्षक है बातचीत। इसी पाठ का आज हम लोग महत्वपूर्ण MVVI ऑब्जेक्टिव करने वाले यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इस पाठ को मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक पाठ को पढ़े नहीं है तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाइए और पाठ को पढ़िए, क्योंकि पाठ पढ़ने से आपको बहुत सारे फ़ायदा होने वाला है। वहाँ से ऑब्जेक्टिव भी सब्जेक्टिव सब कंप्लीट हो जाएगा। बहुत सारे उसमें पाठ में बताया गया है जो पाठ भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो इसका मैं प्रश्न उत्तर भी करा चुका हूँ। अगर आपको प्रश्न उत्तर भी नहीं किया आप लोग तो जाकर प्रश्न उत्तर भी कर सकते हैं। बिना टाइम को व्यतीत किए हुए चलिए हम लोग इस पाठ के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगर आप लोगों ने इस ऑब्जेक्टिव को कर लिया तो यकीनन उम्मीद रखिए कि दूसरे वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दूसरे बुक भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहीं से ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में आने वाला है। चलिए बिना टाइम को व्यतीत किए हुए मैं इसके ऑब्जेक्टिव की ओर चलता हूँ। देखिए, इस पाठ का जो बातचीत जो बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया है, देखिएगा ब्रैकेट में जो दिया हुआ है 1844, मतलब 1844 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, ठीक। और 1914 जो लिखा हुआ है 1914 ईस्वी में इनका निधन हो गया। निधन का है तो मृत्यु, मृत्यु का है तो मतलब वो इस दुनिया को छोड़कर चल दिए, मतलब कि स्वर्ग में वास कर गए। देखिएगा, इसमें जो पहला प्रश्न दिया हुआ है, भट्ट निबंधमाला के लेखक कौन है। ये सारी की सारी ऑब्जेक्टिव मैं पढ़ा चुका हूँ। आप पाठ पढ़िएगा तो वहाँ पर देख सकते हैं। भट्ट निबंधमाला के लेखक कौन है तो आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। देखिए, इन्हीं के नाम से इनका काम जुड़ा हुआ है, मतलब कि दोनों सेम जुड़ा हुआ है। दूसरा प्रश्न देखिएगा, दूसरा प्रश्न है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। अभी मैं पढ़ा चुका हूँ। तो बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। अगर आपको कोई सा भी शब्द अगर समझने में दिक्कत हो रहा है, ना समझ में आ रहा, तो आप कमेंट कीजिए। मैं उन शब्दों को संपूर्ण रूप से समझाने की प्रयास करूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। अगला प्रश्न देखिएगा, बातचीत साहित्य की कौन सी विद्या है। तो यह जो है यह एक ललित निबंध है। अगर ललित निबंध ऑप्शन ना रहे, सीधे निबंध ऑप्शन रहे तो आप लोगों को वही लगा देना है, ठीक। वहाँ पर ललित निबंध का मतलब होता है कि उसको बहुत ही अच्छे ढंग से सजाकर लिखना, उसी को ललित निबंध बोला जाता है। जो किसी भी चीज़ पे, किसी विषय पे उस पर निबंध लिखना, मतलब आप लोग समझ सकते हैं। चलिए अगला देखिएगा, बालकृष्ण भट्ट हिंदी एवं एडिशन और स्टील बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का एडिशन और स्टील किसने कहा। तो यह जो कहा था वह रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। अगला प्रश्न देखिएगा, बालकृष्ण भट्ट रचना बातचीत क्या है। यह क्या है तो देखिए आ गया प्रश्न, क्या है तो ललित निबंध। यहाँ पे ललित निबंध ऑप्शन है। दोनों तरह से एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा भी गया है। अगला प्रश्न है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं बनकर जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है, कैसे। तो वह कैसे निकल पड़ता है तो बातचीत के जरिए। कहने का मतलब अगर अब आपके मन में कुछ है, कुछ बात है, तो उस बात को कीजिए। वह जो भी बात अगर मन में रहेगा वह कैसे निकल पड़ेगा तो बातचीत के जरिए वह बाहर निकल जाएगा। विशेष जानकारी के लिए आप पाठ को पढ़ सकते हैं, हम पढ़ाए हुए हैं। यहाँ पर सिर्फ हम ऑब्जेक्टिव पे फोकस करते हैं, फिर भी थोड़ा बहुत समझाते चलेंगे। अगला प्रश्न है, चित्ररेखा किस कवि की रचना है। चित्ररेखा किस कवि की रचना। अब यहाँ पे एक गलती आप लोग ना कीजिएगा कि बातचीत जो पाठ है बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया है तो हो सकता है कहीं उन्हीं की रचना होगा, ऐसी बात नहीं है। चित्ररेखा जो है यह मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। यह दूसरे पाठ से एक प्रश्न इसमें मिक्स हो गया है, इसके लिए सॉरी। चलिए इस पर विशेष अभी ध्यान नहीं देना है, ऐसा थोड़ा सा याद रखिए कि चित्ररेखा मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है। अगला प्रश्न देखिएगा, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। तो बालकृष्ण भट्ट के जो पिता का नाम था वह बेनी प्रसाद भट्ट था। अगला प्रश्न देखिएगा, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। ये आपका जो पाठ है क्या बातचीत उसमें दिया हुआ है। किनका रचना है दमयंती स्वयंवर तो बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है। जबकि एक और होगा संयोगिता स्वयंवर किनकी रचना है तो वह श्रीनिवास दास जी की है, जिसका जिक्र अभी इसमें नहीं हुआ है। अगला देखिएगा, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है। किस काल के है तो आधुनिक काल के हैं। अगर आप लोगों को आधुनिक काल, भक्ति काल, रिद्धि काल, आदि काल मतलब रीति काल ये सब अगर ना समझ में आ रहा है तो ये सब आप लोग कमेंट कीजिए। इसको मैं एक ट्रिक के माध्यम से समझाने की प्रयास करूंगा, केवल एक लेखक का नहीं, जितना भी लेखक है सबके बारे में। और मात्र 10 मिनट के अंदर में आप सभी लेखक की
कौन किस काल के हैं, सभी लेखक के बारे में आसानी से याद कर सकते हैं और ज़िंदगी भर के लिए याद हो जाएगा, कभी भूलिएगा भी नहीं। और वैसे भी अंतिम तक मैं आप लोगों को लेखक से संबंधित जो भी परिचय है मैं ट्रिक के माध्यम से आप लोग को याद करा दूंगा, आप लोग टेंशन न लीजिएगा। अभी फिलहाल इस पर फोकस कीजिए। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? तो आधुनिक काल। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, किसने लिखे हैं? तो बालकृष्ण भट्ट जी ने लिखे हैं। देखिए अब इतना ही नहीं, इसमें अभी और सारा प्रश्न बचा हुआ है जो कि मैं पाठ से निचोड़ ऑब्जेक्टिव खींच कर लाया हूँ, अपने से स्वयं से मैं बनाया हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस बार बहुत सारा ऑब्जेक्टिव उसमें से टकराया भी था, और जिन्होंने मेरे इस नोट्स से तैयारी किया था उनका अच्छा खासा एग्जाम भी गया है। 50 में 50 बहुत सारे बच्चों को सही भी हुआ है, किसी का 48, किसी का 49 भी सही हुआ है, जो कि मैं ये स्वयं लिखा हूँ अपने हाथों से। देखिएगा इसमें जो पहला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो ललित निबंध है। अगला प्रश्न देखिए, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार है? तो यह भारतेंदु युग के। ठीक है, अगर युग पूछा जाए किस युग तो भारतेंदु युग, अगर काल पूछा जाए तो आधुनिक काल। अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट किस काल के कवि है? देखिए आ गया, किस काल के कवि है, चाहे रचनाकार है, बात वही होता है, तो आधुनिक काल। अगला प्रश्न है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो मनुष्य के बातचीत का जो उत्तम तरीका है, अवाक होकर अपने से बातचीत करना, मतलब कि अपने आप से बातचीत करना, अपने आप में ऐसे शक्ति पैदा करे जिससे वे स्वयं से बात कर सके, उसी को बोलते हैं अवाक होकर अपने से बातचीत करना। क्योंकि अपने आप से बातचीत कीजिएगा तो इससे बहुत सारी फायदा है। अगला देखिएगा, बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था? तो 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है, बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो हिंदी प्रदीप। किस पत्रिका? तो हिंदी प्रदीप। इसको मैं पढ़ा चुका हूँ। अगला देखिएगा, किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? किसके न होने से? तो वाक शक्ति के ना होने से। वाक शक्ति का मतलब होता है बोलने की शक्ति। अगर बोलने की शक्ति ना होगा तो सृष्टि गूंगी प्रतीत होगा कि नहीं, मतलब पूरे संसार गूंगी होगा कि ना, प्रतीत गूंगा की तरह, वही बात है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, कौन उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो 100 अजान एक सुजान, यह जो उपन्यास है यह बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया है। वहाँ पे ऐसे भी एग्जाम में पूछा जाता है कि 100 अजान एक सुजान किसकी उपन्यास है? तो बालकृष्ण भट्ट जी का। या फिर पूछा जाता है 100 अजान एक सुजान क्या है? तो उपन्यास है। ऐसे भी आप लोग को याद रखना है। देखिए आ भी गया, 100 अजान एक सुजान क्या है? तो उपन्यास है। आ गया नीचे प्रश्न, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? तो नांदी पाठ कहते हैं। इसके बारे में विशेष जानकारी के लिए आप एक्सप्लेन देख सकते हैं, मैं एक्सप्लेन कराया हुआ हूँ। अगला देखिएगा, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो एडिसन बोल रहे हैं कि असल बातचीत अगर करना है ना तो 2 लोगों में कीजिए, बड़ा मजा आता है 2 लोगों में बातचीत करने में। जबकि 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ हो जाते हैं तो बातचीत का मजा बेकार हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है। इसलिए 2 आंसर सही होगा एडिसन के अनुसार। अगला देखिएगा, संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? देखिए आ गया ना, संयोगिता स्वयंवर ये जो है श्रीनिवास दास जी की है, जबकि दमयंती स्वयंवर जो था वो बालकृष्ण भट्ट जी का है। ऐसे याद रखना आप लोग को। अगला देखिएगा, श्रीनिवास दास जी किस युग के कवि है? तो यह जो है भारतेंदु युग के है। जिस प्रकार बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के है उसी प्रकार ये भी भारतेंदु युग का है। अगला देखिएगा, संवाद में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो आत्मीयता। अगला देखिएगा 16 नंबर, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जी जो है क्या बतलाना चाहते हैं? तो बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जी जो है बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत की शैली। अगला प्रश्न देखिएगा, बातचीत पाठ के लेखक बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म स्थान कहाँ है? कहाँ है? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पर भी आप लोगों को मैं ट्रिक के माध्यम से याद कराऊंगा, थोड़ा आप लोग वेट कीजिए कि किनका जन्म कहाँ हुआ था। वो एक बार ट्रिक बता देंगे सबका आपका याद हो जाएगा। तो अभी नहीं, अभी थोड़ा सा भी पाठ को थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं, उसके बाद जब टाइम 3 महीना 2 महीना बचेगा तो हम कराएंगे वो। चलिए अगला देखिएगा, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? किसने रखा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने। इसको भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष की उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? किसके मुख से? तो फ्राइडे के मुख से। अगला प्रश्न देखिएगा, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में प्रचलित है? कहाँ के लोगों में सबसे ज्यादा प्रचलित है, यानी सर्वाधिक प्रचलित है। सर्वाधिक का मतलब होता है सबसे ज्यादा। कहाँ के लोगों में? तो यूरोप के लोगों में। अगला देखिएगा, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? तो रेल का विकट खेल, यह जो रचना है बालकृष्ण भट्ट जी का है। ऐसे तो उनका बहुत सारा रचना है जो इम्पोर्टेंट हमको लगा, जो बार बार पूछा जा रहा है और पूछने की बहुत सारा उम्मीद है, संभावना है, उसी प्रश्न को मैं आप लोगों के सामने लाकर रख दिया हूँ।
तो क्या हो जाएगा, रेल का विकट खेल। या फिर पूछा जाए रेल का विकट खेल किनकी रचना है, तो बालकृष्ण भट्ट जी का, याद रखना आप लोगों को। अगला प्रश्न देखिएगा 22 नंबर, रामबिशन क्रूसो को कब तक एक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? मतलब कि कितने वर्ष तक वो मनुष्य का मुख नहीं देखे, एक जंगल में जंगली जानवर की तरह रहे, तो 16 वर्ष तक वो, पता है, किसी भी मनुष्य का मुख वो नहीं देखे 16 वर्ष तक। आगे देखिएगा, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? किस प्रकार का? तो हल्का और स्वच्छ हो जाता है। अगर मन में आपको कुछ दुख तकलीफ है, किसी से बात कीजिए, उस बात को शेयर कर दीजिए। अगर उस बात को आप शेयर कर देते हैं तो क्या होता है, मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है। लेकिन उस बात को मन में दबा कर रखते हैं तो मन जो है ना, वह बड़ा अजीब सा लगता है। ऐसा आप लोग देख सकते हैं, ऐसा आप लोगों के साथ भी हुआ होगा। और उस बात को निकाल देते हैं ना, जो भी मन में रहता है, तो मन हल्का हो जाता है और स्वच्छ हो जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, अभी और है 24 नंबर, बोलने से ही मनुष्य के सही मुख का साक्षात्कार होता है। मतलब बोलने से मनुष्य के मुख का साक्षात्कार होता है, मतलब सही रूप का पता चलता है। यह किसने कहा है? तो यह बेन जॉनसन ने कहा। यह आपके सब्जेक्टिव में भी है कि बेन जॉनसन का क्या मानना है बातचीत के संबंध में। तो यही मानना है कि बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का पता चलता है, यानी कि मनुष्य का सही रूप का पता चलता है, यानी मनुष्य का मुख का साक्षात्कार होता है। यह बेन जॉनसन का मानना है। जबकि एडिसन जी का मानना है कि असल बातचीत दो व्यक्ति के बीच हो सकती है। अगला प्रश्न देखिएगा 25 नंबर, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा नहीं रचा गया है? तो यहाँ पर तो हम डायरेक्ट सीधे मेघदूत दे दिए हैं, लेकिन क्या है कि वहाँ पर आपको 3 वो ऐसा रचना दिया रहेगा जो बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा रचा रहेगा, और एक ऐसा रचना रहेगा जो बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा नहीं रचा रहेगा, तो उसी को आपको टिक लगा देना है। तो 3 को वहाँ पर भी और आपका ऑप्शन रहेगा A, B, C और D में ऑप्शन, या फिर कोई ऑप्शन कहीं भी रह सकता है, जो कि एक ऑप्शन रहेगा उनके द्वारा नहीं रचा गया है। तो वहाँ आपको ऑप्शन के अनुसार चलना पड़ेगा। आगे देखिएगा, आगे इसी में क्या बोल रहा है 26 नंबर, असल बातचीत केवल 2 व्यक्तियों में हो सकती है। यह किसका कथन है या किसका मत है? मत का मतलब किसका कहना है, किसका कथन है, किसका कहना है? तो एडिसन जी का कहना है। अगला प्रश्न देखिएगा, बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम क्या था? पार्वती देवी। ये सब हम पढ़ा चुके हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? तो बेनी प्रसाद भट्ट। बालकृष्ण भट्ट जी के माता क्या थी? वह एक संस्कृत महिला थी। अगला प्रश्न देखिएगा 30 नंबर, बालकृष्ण भट्ट जी के पिता क्या थे? तो यह एक व्यापारी थे। यह भी प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में। अगला प्रश्न देखिएगा, बालकृष्ण भट्ट जी का निधन, या निधन का है तो मृत्यु, कब हुआ? तो 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हो गया। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, इतना हम आपके चैप्टर से निचोड़ ऑब्जेक्टिव लाए हुए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना कहे उतना कम, जितना कहे मतलब उतना कम पड़ जाएगा कहने में, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा और बचा हुआ है, वहाँ बोले ना एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छोड़ना है, हर चैप्टर को कवर कर जाना है। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग समझने की प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं। चलिए थोड़ा सा नज़दीक कर लेते ताकि आप लोगों को भी दिखाई दे। चलिए इसका देखिएगा, अभी इसमें और सारा बचा हुआ है। इसमें जो पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं बनकर जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है, कैसे? तो हम पीछे ही पढ़ा है, तो बातचीत के जरिए, यही ना बताएं। हाँ यही बताएं। देखिए 2021 में आर्ट्स वालों से पूछा गया है। यह प्रश्न 23 में भी पूछा गया, तो आप लोग को याद रखना होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है? किस लेखक द्वारा? तो बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा। ये भी हम पढ़ा चुके हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम जो है क्या था? ये तो हम पीछे ही करा दिए हैं, तो बेनी प्रसाद भट्ट था। अगला प्रश्न देखिएगा, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? किस लेखक की? तो यह बालकृष्ण भट्ट जी की है। जबकि संयोगिता स्वयंवर श्रीनिवास दास जी के। दोनों में कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना है। दमयंती स्वयंवर बालकृष्ण भट्ट, संयोगिता स्वयंवर वो श्रीनिवास दास। हाँ याद रखना है ऐसे। अगला प्रश्न देखिएगा, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो बालकृष्ण भट्ट जी की रचना जो बातचीत है क्या है? ललित निबंध है। हाँ यही है, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार है? किस युग? तो भारतेंदु युग। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है बताइए आप लोग? तो अवाक होकर अपने से बातचीत करना। अगर देखिएगा, संवाद में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है? तो आत्मीयता होता है। अब इस पर आप लोगों को विशेष जानकारी लेना है तो हम जो पाठ पढ़ा है उस पर जाके देखिए, उस पर हम विस्तार से जिक्र किए हुए हैं। अगर यहाँ पर विशेष जिक्र करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो। अगला प्रश्न देखिएगा, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ, मतलब पूछ रहा है बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म हुआ था, मतलब कि कब हुआ था, ये पूछ रहा है। ये कहने का मतलब है, तो उनका जो जन्म है
23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न, संयोगिता स्वयंवर किनकी रचना है? देखिए आ गया प्रश्न, यह श्रीनिवास दास जी का है। अगला प्रश्न, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला जाता है? किनकी बातचीत में? तो यह जो है दो हम सहेलियों की बातचीत में, हम पाठ पढ़ाए हैं, जो रस का समुद्र है दो हम सहेलियों की बातचीत में उमड़ा चला जाता है। अगला देखिए, वाद विवाद संवाद क्या है? वाद विवाद और संवाद क्या है? तो यह जो वाद विवाद और संवाद है यह एक आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है। यह एक पुस्तक, अब इस पर जिक्र न कीजिएगा क्या है, तो यह एक पुस्तक है। पुस्तक है तो समझ सकते हैं ना। हाँ चलिए, समझदार हैं आप लोग लेकिन ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब हम लोग। अगला जो प्रश्न है थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं कि आप लोगों को भी दिखाई दे। हाँ चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? कौन सा मासिक पत्र? तो वो जो है हिंदी प्रदीप निकाला था, अभी पढ़ा चुके हैं। अगला देखिएगा, बातचीत किस विद्या की रचना है? किस विद्या की रचना है बातचीत? तो बातचीत जो है यह एक निबंध है। कितने बार बताया, निबंध या ललित निबंध, दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन रहेगा, दोनों नहीं रहेगा ऑप्शन वहाँ। अगला प्रश्न देखिएगा, रविशंकर क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? किसके मुख से? तो किसके मुख से? फ्राइडे के मुख से। ये संडे फ्राइडे नहीं जाइएगा, ये फ्राइडे एक व्यक्ति का नाम था। अगला प्रश्न देखिएगा, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट जी है। देखिएगा ये प्रश्न साइंस वालों से पूछा गया है 19 में, ये आपका 23 में भी पूछा गया है। अगला देखिएगा, यह साइंस, एक बात आप लोग याद रखिए कि यह साइंस और आर्ट्स कॉमर्स सबके लिए इंपॉर्टेंट है, सबसे इसी में से पूछा जाता है, ऐसा नहीं कि सबका अलग अलग होता है, ऐसी बात नहीं है। अगला देखिएगा, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार वो तो हो गया बालकृष्ण भट्ट। अगला, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो बातचीत की शैली। बहुत अच्छे। अगला देखिएगा, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? किसने? तो आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न देखिएगा, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है? देखिए एक जन्म स्थान अलग होता है, ठीक है, कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है, और निवास स्थान अलग होता है, लेकिन इनका जो था दोनों का दोनों एक ही जगह था। निवास स्थान भी वही था, जन्म स्थान भी वही था। देखिए जन्म स्थान का मतलब होता है जहाँ पे जन्म लिए, निवास स्थान का मतलब होता है जहाँ उस जगह छोड़कर दूसरे जगह पर जहाँ जाकर हम लोग निवास कर लेते हैं ना, वास कर लेते हैं ना, उसको निवास स्थान कहते हैं। तो जहाँ पे जन्म लिए वहीं पर रह गए, तो जन्म स्थान और निवास स्थान इनका दोनों एक ही हो जाएगा, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देखिएगा, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो हिंदी प्रदीप, ये तो पीछे ही हो चुका है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न है किधर गया? हाँ, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? कब? तो आंसर हो जाएगा 1877 ईस्वी में, अभी हम पढ़ा चुके हैं, अब वहाँ पे समझा भी चुके हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? तो एक व्यापारी थे। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो 100 अजान एक सुजान। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? तो नांदी पाठ। अगला प्रश्न, रविशंकर क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? तो 16 वर्ष तक। देखिए उसी प्रश्न को कैसे कैसे घुमा के पूछा जा रहा है, इसलिए आप लोग को हम समझाते, थोड़ा ध्यान से पढ़ा कीजिए, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, बोलने से ही मनुष्य का सही रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? किसने कहा ये? तो ये बेन जॉनसन ने कहा। अगला प्रश्न देखिएगा, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, यह किसका मत है, मतलब किसका कहना है? तो यह जो कहना है यह एडिसन जी का कहना है। अगला प्रश्न देखिएगा, चलिए अगला प्रश्न देखिए, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो 2 लोगों के बीच। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? तो हल्का और स्वच्छ। अगला देखिएगा, किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? तो वाक शक्ति के न होने से। वाक शक्ति को हम कितना बार बता चुके, वाक शक्ति किसे कहते हैं, आप लोग देखकर समझ सकते हैं। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है, अगला जो प्रश्न बोल रहा है, अरे तू सीधा रहा ऐसे। हाँ, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है, मतलब कहाँ के लोगों में सबसे ज्यादा प्रचलित है? तो यूरोप के लोगों में। अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? तो आधुनिक काल। अगला, बस इतना ही। तो आपका बातचीत जो चैप्टर था उसमें इतना महत्वपूर्ण प्रश्न था, जो कि 32 वो इसमें था, इससे पहले 32-33 वो 40 के लगभग में कराए हैं, कुल मिलाकर 60 के लगभग में आपको हम करा दिए। तो मानिए ना 50 ही होगा, कुछ तो सेम ही था, तो लगभग 50 सब्जेक्टिव आप लोगों को हम करा दिए इस पार्ट से। अगर आप लोगों ने इतना मन से याद कर लिया तो यकीनन उम्मीद रखिए कि इससे बाहर एग्जाम में नहीं पूछेगा। एक चैप्टर का आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। सब्जेक्टिव अभी तक नहीं देखे तो सब्जेक्टिव भी जाकर देख लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ, और एक्सप्लेन अगर नहीं देखे तो एक्सप्लेन भी जाकर देख लीजिए, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दिया हूँ। आप लोग वीडियो देखें, इसके लिए धन्यवाद।
आप सभी छात्र एवं छात्राओं को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले दिन अगले चैप्टर के साथ, अच्छे से विस्तार से एक्सप्लेन के साथ। जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, और जय हिंद जय भारत।